हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। मध्य प्रदेश में पीएससी की जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो चुकी है 20 नवंबर 2019 आज की डेट में, जो कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। जो इसका जो प्री प्री होता है एमपीपीएससी का, जो प्री का जो ऑनलाइन फॉर्म 2019 का होता है उसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें दो पोस्टर निकाली गई हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन। इन दोनों के लिए आपको अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, प्रिंट कैसे निकालना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हम देख लेते हैं कि जो इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रहने वाली है हमारी 9 दिसंबर। तो आपको 9 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई कर लेना होगा। और जो एज रहने वाली है 21 से 40 साल, 21 से 40 साल तक जो कि कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट इसमें 389 पोस्ट है। इसमें जो पहले पोस्ट निकाली गई थी, सबसे पहले जो 16 तारीख को जो नोटिस आया था, उस नोटिस में इन्होंने 330 जो कि पोस्ट निकाली थी, लेकिन बाद में इन्होंने 59 जो कि पोस्ट हैं जो कि फिर से जो कि इंक्रीज कर दी। तो इस हिसाब से जो कि 389 टोटल पोस्टें हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करना है, जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट करें, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस वेबसाइट का जो कि नाम है। अगर आप एमपी पीएससी और एमपी ऑनलाइन डाल के सर्च करोगे गूगल पर, तो आप इस लिंक पर, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019, राज्य सेवा परीक्षा 2019 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2019। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म। और 20 नवंबर 2019 से 9 दिसंबर जो कि लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में अगर आप उसका जो रिसिप्ट निकालना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप अपना फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो हम फॉर्म को अप्लाई करना सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम यहाँ पर ओके कर देंगे इस पर। तो हमने इस पर ओके करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना होगा। तो यहाँ से हम जो कि इस पर चेक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप बिना पढ़े अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखकर ही डालें, जिससे अगर कोई भी परेशानी आ जाती है तो आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबसे थर्ड नंबर में आवश्यक यहाँ ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें। तो आप बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ ला। अगर एक बार अगर फॉर्म में अप्लाई हो जाता है तो पे त्रुटि सुधार अवधि जो एडिट फॉर्म का लिंक है, उसी लिंक में आप जल्दी से जल्दी एडिट कर लेना। अगर आप एडिट नहीं कर पाते तो हमेशा मिसाल आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपको नीचे लिंक दिखाई देगा आई एक्सेप्ट, तो यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा का देखना, स्किप किए नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आवेदित परीक्षा का नाम, किस परीक्षा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस परीक्षा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं। इसमें हमारे सामने 3 ऑप्शंस आ जाएंगे कि किस जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में करना चाहती हैं या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में करना चाहते हैं, या दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे और फॉरेस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा। अगर आप स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन पर करोगे तो आपको एक जो कि सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन पर ओके करता हूं, जैसे ही मैंने स्टेट सर्विस फॉरेस्ट एग्जामिनेशन ओके किया तो देख पा रहे हैं यहाँ पर स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम एक विषय चुनें। तो आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा। लेकिन अगर आप स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन चुनेंगे तो आपके सामने कोई भी लिंक नहीं दिखाई देगा, ये लिंक है जो कि हट जाएगा। देखिए यहाँ पर जो
सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन था वो हट गया है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना होगा, आवेदक का प्रथम नाम डाल देना है, अपना जो भी आपका नेम होता है वो डाल देना है। जैसे कि मेरा नाम है शुभम, तो यहाँ पर हम अप्लाई शुभम कर देंगे। अगर आपका कोई भी मिडिल नेम होता है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ देना है। अगर आप और यहाँ पर अपना जो लास्ट नेम होता है वो, जैसे कि मेरा शुभम गुप्ता नाम है तो मैं यहाँ से लास्ट नेम डाल दूंगा यहाँ से। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी होगी। यहाँ पर आपका फादर्स का नेम डालना है, वहाँ पर मदर्स का नेम डालना है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो बताई जाएगी वो 1/1/2020 को आपको 21 साल का पूर्ण हो जाना चाहिए, 1/1/2020 तक जो कि एज इसमें मांगी गई है। इसके बाद में आपको अपने विवाह से संबंधित विवरण देना पड़ेगा। क्या आप विवाहित हैं, यस या नो। अगर आप विवाहित हैं तो ये सारे आपको फिलअप करने होंगे, तो हम यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद में आपको मूल सूचना का विवरण देना पड़ेगा। क्या आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यानी कि जो पंजीयन होता है रोजगार कार्यालय में, जो रोजगार पंजीयन बनता है वो अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से आपको यस कर देना होगा, यहाँ से आपको यस करेंगे। इसके बाद में पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम, यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पंजीकरण क्रमांक डालना होगा और यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक जारी होने का दिनांक यहाँ पर डाल देना होगा। इसके बाद में क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो यहाँ से आपको यस करना है। अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हो तो आपको यहाँ से नो कर देना होगा। यहाँ से आपको अपनी जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है वो आपकी सिलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर, ईडब्ल्यूएस। अगर आप यहाँ से यूआर और ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करोगे फ्रेंड्स, तो आपको जो जब एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम देने का जो सेंटर है आपका अगर आपकी सिटी से जो बाहर पड़ता है, तो जो भी आपका जो ट्रेन वगैरह का जो खर्चा होता है वो पूरा एमपीपीएससी का पे करना, एमपीपीएससी द्वारा दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आते हो तो जब आप ओबीसी, एससी, एसटी सिलेक्ट करोगे तो आपकी बैंक डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस बैंक डिटेल को आपको फिलअप कर देना होगा। वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। इसके बाद में क्या आप इसके बाद में अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको क्रीमी लेयर में यस या नो करना होगा। अगर आप यूआर के अंदर अगर आते हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैं यूआर कर दूंगा, यहाँ से यस नो हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो रोजगार पंजीयन होता है वो कैसा होता है रोजगार पंजीयन, तो मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ रोजगार पंजीयन का, जो कि कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं रोजगार पंजीयन का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जिला है, उस जगह यहाँ पर आपको जिले का नाम दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो नेम होता है वो नेम दिखाई दे जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है फॉर्म में, वो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा वो यहाँ पर डाल देना होगा। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे जाएगी और रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई है उस वहीं रजिस्ट्रेशन की डेट वहाँ पर अप्लाई कर देनी होगी। तो इस तरह का जो कि होता है, जो इसका मैंने फोटो है जो आपके सामने आपको दिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में दिव्यांगता का विवरण देना होगा। अगर यहाँ से यस और नो कर दीजिए, यहाँ से तो हम नो कर देंगे। यहाँ से अगर आप दिव्यांगता के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ से यस कर देना होगा। यहाँ पर आपको अपना अन्य विवरण देना है। क्या आवेदक कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, अगर आप दंडित किए गए हैं तो यहाँ से नो कर दीजिए। क्या आवेदक आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की अवधि में चल रहा है, यानी कि एमपीपीएससी के द्वारा आज तक कोई भी वैकेंसी निकाली गई है और इंटरव्यू या मेंस तक अगर आप पहुंच गए हो और वो अवधि चल रही है, तो यहाँ से यस नो कर लेना होगा यहाँ। इसके बाद में क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल संस्थाओं में सेवारत, क्या आप मध्य प्रदेश किसी भी संस्था में सेवारत हैं, तो यहाँ से यस नो कर लीजिएगा। अगर यस है तो, अगर करते हैं तो यस कर लेना। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण किया गया है, आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण किया गया है, तो यहाँ से यस नो कर लेना होगा। यदि आवेदक सेवारत है तो नियोक्ता अधिकारी की सूचित कर, यहाँ से यस नो, यहाँ से इसको भी कर लेना होगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर भूतपूर्व सैनिक के अंदर आते हो तो यहाँ से यस नो कर लीजिए, यहाँ से तो हम नो कर लेंगे। इसके बाद आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, यहाँ से यस नो कर लेना है आपको, यहाँ से बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। और क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो यहाँ से यस नो कर लीजिएगा। यहाँ से तो अगर कोई भी आपको विक्रम अवार्ड दिया गया है तो यहाँ से यस नो कर लेना होगा। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण, यानी कि इसमें अनिवार्य शैक्षणिक कौन सी मांगी, ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएशन है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर डालना है क्या
आवेदक स्नातक है तो यहाँ से आपको यस कर लेना होगा। क्या आवेदक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, यानी कि आपकी जो अंतिम वर्ष में चल रहे हैं यह आपका कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से यस नो कर लीजिए। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो यस कर लेना होगा। यहाँ से हम नो कर लेंगे। यहाँ पर यस नो का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट यस ही यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो आपको यहाँ से यस नो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद में शैक्षणिक विवरण, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी होगी। यहाँ पर हाई स्कूल 10th क्लास, और यहाँ पर क्या डालना है, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यहाँ पर आपको 10th लिख देना होगा। इसके बाद में जूम करता हूँ मैं आपको, प्रणाली कि आप ग्रेड में जो आपके मार्क्स हैं वो शो करना चाहते हैं या डिवीजन में, तो यहाँ से मैं आपको बताऊं, वैसे डिवीजन में आप सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिवीजन सेलेक्ट कर लिए। सब विषय में आपको डालना है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल कौन से विषय से होता है, ऑल सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट डाल देना होगा। इसके बाद पूर्णांक कितने मार्क्स का होता है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, जैसे कि 600 मार्क्स का होता है, और प्राप्तांक आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर आपको डाल देने होंगे। इसके बाद में जैसे ही आप पूर्णांक और प्राप्तांक डालोगे, जो भी परसेंटेज होगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ से आपने अगर डिवीजन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो की सिलेक्ट कर लेनी होगी। और इसके बाद में बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय आर्मी डिवीजन का नाम, जो भी आपकी बोर्ड संस्थान विश्वविद्यालय वो आपको विश्वविद्यालय जो भी नाम है आपका वो डाल देना होगा। जैसे कि MPBSC, अगर आपने MP बोर्ड से किया है तो MPBSC, अगर CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है और यहाँ पर आपका रोल नंबर डाल देना होगा। सेम प्रोसेस रहेगा 12th क्लास का। आपने बस यहाँ पर आपको क्या डालना है, 12th क्लास कॉमर्स मैथ जिससे भी किया है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपने स्नातक में BA BSc BCom जो भी किया है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ से आपको जो कि किस सब्जेक्ट से किया है आपने BA BSc तो यहाँ पर वो डाल देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर राइट का निशान लगा देना होगा। ग्रेड CGPA के संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूंगा, तो आपको यहाँ पर राइट का निशान लगा देना होगा, यानी चेक मार्क कर देना होगा। इसके बाद में सेवा का विवरण जो कि अगर आपने सेवा करते हैं पहले तो आपको, हमने यहाँ पर शुरुआत में यस नो किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में वर्तमान पता पत्राचार हेतु, तो पते का प्रकार, तो इसमें आपको क्या डालना है, सिलेक्ट करें। हॉस्टल में रहते हो, हाउस ऑफ रिलेटिव के घर, ओन हाउस खुद के घर, या रेंटेड या रेंट पर रहते हो, तो यहाँ से हम जो एक कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका जो भी पता है पूरा का पूरा वो पता डाल दीजिए। इसके बाद में यहाँ से आपका जिला, कोई भी एक जिला सिलेक्ट कर लो। यहाँ से अपना एक जिला होता है वो जो भी आपका जिला हो वो जो कि सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में आपको अपना जो पिन कोड के बाद में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश ही रहेगा, और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा। यहाँ पर आपको समझने की बात है, वर्तमान पते का प्रकार की स्कैन कॉपी संलग्न करें। आप JPG स्कैन कॉपी अपलोड करें, 200 KB से ज़्यादा की नहीं है होनी चाहिए। वर्तमान पते का प्रकार, वर्तमान पते का प्रकार यानी कि आप आधार कार्ड की जो कॉपी है उसको लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का पीछे का आप फोटो लगा सकते हो, या आधार कार्ड का दोनों तरफ से भी आप लगा सकते हैं, दोनों साइड से भी लगा सकते हैं, या आगे पीछे का भी लगा सकते हैं। दोनों साइड का एक ही उसमें होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे का लगाया है। यहाँ पर आपका जो पता होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर आपको क्या करना है। अगर आपका वर्तमान पता स्थायी पता समान है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा, तो यहाँ पर जो भी आप एड्रेस डालोगे वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद में फोटो एंड सिग्नेचर कैसे आपको लगाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको लेना है अपना फोटो, ओके, आपका जो फोटो होगा और फोटो के जस्ट नीचे ही लेना है आपको सिग्नेचर। फोटो के जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, सिग्नेचर। और जो फोटो और जो सिग्नेचर की जो फाइल है वो रहनी चाहिए एक ही, 200 KB से कम रहनी चाहिए, और जो साइज रहना चाहिए उसका 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका साइज रहना चाहिए। अगर आप सैंपल के तौर पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स इमेज दिख जाएंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि व्यू सैंपल इमेज, कुछ सैंपल के तौर पर यहाँ पर इमेज दी गई है, किस तरह से आपको इमेज लगानी चाहिए। जो क्रॉस का निशान लगाना है, इस तरह से आपको कोई भी इमेज नहीं लगानी। इमेज कैसे लगानी है, ऊपर आपका फोटो रहेगा, नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको
मुझे अपना हस्ताक्षर उचित स्थान में सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यदि उम्मीदवार की फोटो एवं हस्ताक्षर दोनों बॉक्स में सही, स्पष्ट और सीधे नजर नहीं आ रहे हैं तो वे स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे। अगर सीधे और गलत दिए गए हैं तो आप वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, यानी निरस्त हो जाएंगे। साथ ही फोटो का बैकग्राउंड लाइट कलर का, फोटो पर उम्मीदवार का नाम व फोटो खिंचवाने की दिनांक अंकित होना चाहिए, यानी कि आपका फोटो पर नाम होना चाहिए और जो फोटो आपने कब खिंचवाया है उसकी जो दिनांक भी फोटो पर अंकित होनी चाहिए। यानी कि इस तरह से आपका फोटो हुआ, फोटो पे ही आपकी नाम और डेट, यानी कि कब आपका नेम और आपने कब फोटो खिंचवाया है। इसके बाद नीचे आपके सिग्नेचर रहेंगे। तो इस तरह की जो पूरी की पूरी फाइल रहेगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर की आपकी पूरी की पूरी फाइल रहेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से फोटो लगाना है। और जो फोटो के कुछ इंस्ट्रक्शन और भी दिए गए हैं वो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर और देख लीजिएगा। व्यू इंस्ट्रक्शन, रीड इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही लगाना है। और पहले जैसे आपको बता दिया वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा। इसके बाद में अगर आप यहाँ से रीड इंस्ट्रक्शन पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन है सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। वो इनको आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर आप साइज भी देख पा रहे हैं 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर साइज भी दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर राइट चेक मार्क कर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ से कर देना होगा नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने क्या इंटरफेस आता है। तो भाई इसके बाद हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर आपको अपना परीक्षा शहर का विवरण दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अपना परीक्षा शहर का प्रथम विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ग्वालियर दिखाई देगा बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ग्वालियर दिखाई देगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा क्योंकि इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रथम आवंटन वर्तमान जिले का पता, द्वितीय आवंटन वर्तमान जिले का संभाग मुख्यालय, यानी कि सबसे पहले आपको वहाँ सेंटर मिलेगा जहाँ पर आप रहते हैं, यानी कि जिले का पता, जिस जिले में रहते हैं उस जिले का आपको सेंटर मिलेगा। जैसे कि मैंने ग्वालियर चॉइस किया था तो हमको जो ग्वालियर का सेंटर यहाँ पर मिला है और यहाँ से हमको सबमिट कर देना होगा। अगर आपको ग्वालियर सेंटर नहीं मिलेगा तो इसके बाद में जो भी आपका संभाग होता है वहाँ पर सेंटर मिलेगा आपका। ओके, इस यहाँ पर आप परीक्षा शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश भी कुछ दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो कुछ इस तरह की प्रक्रिया होगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबमिट का यहाँ से कर देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हमारे सामने आ जाए कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका जो आवेदन क्रमांक है वो आवेदन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं से खो जाता है गलती से भी तो आपको फॉर्म ऐप के संबंधित बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके जरूर रखें। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सामने क्या इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर डाटा दिख जाएगा, जो भी हमने फिल किया है वो सारा का सारा। और इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट है, जनरल कैटेगरी का 500 और 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज रहता है। इस हिसाब से आपको 540 रुपये का पेमेंट करना होगा। अभी आपका जो एप्लीकेशन पेमेंट इज नॉट डन आ रहा है तो आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर ओके करना होगा। तो हम यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट पर ओके कर देते हैं। यहाँ से हमने प्रोसेस टू पेमेंट पर ओके कर दिया है। इसके बाद हमारे सामने आ जाए कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, वॉलेट जैसे कि पेटीएम वगैरह वॉलेट से कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग से जो कि पेमेंट करके देखते हैं। और जैसे हम नेट बैंकिंग पर ओके करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ओनली फॉर एसबीआई अकाउंट होल्डर्स पर ओके कर देना होगा। यहाँ से हम ओनली फॉर एसबीआई अकाउंट होल्डर से ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट का जो चार्ज रहेगा 540 रुपये की जो रिसीप्ट है वो हमारे सामने बनकर आ गई। यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद में वो सबमिट करने के बाद हमारे सामने रेफरेंस नंबर आएगा। इस रेफरेंस नंबर को आप नोट करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा और वहाँ पर आपका जो पेमेंट है डन होने का पूरा एसबीआई का चार्ट खुल जाएगा। ओके, इस तरह का एसबीआई का चार्ट खुल जाएगा आपके सामने। और यहाँ पर आपका जो
यहाँ से अपना जो यूजर नेम पासवर्ड डालना है और लॉगिन करके जो कि आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप आप समझ गए होंगे अच्छे से कि जो फॉर्म को अप्लाई कैसे किया जाना है MPPS। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।